नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो यूनिक हो। और आज हम जिन शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आगरा में 1995 में पहली बार महापौर बनी और इतिहास रच दिया, क्योंकि आगरा की पहली महिला महापौर बनी। उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो उत्तराखंड में मार्गरेट अल्वा के बाद दूसरी राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनी, तो वो थी हमारे साथ है बेबी रानी मौर्य जी। आप वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रही भारतीय जनता पार्टी की, तो इससे आप समझ ही गए होंगे, हमने आपको नाम भी बता दिया। बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ में है। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग आपके पास में कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी नमस्कार। बड़ा संघर्ष किया आपने, लंबा संघर्ष रहा 1990 से लेकर के अब तक, लेकिन कभी खाली नहीं बैठे आप। ये पार्टी के आशीर्वाद कहिए, पार्टी का एक तरह से हमारे ऊपर विश्वास कहिए कि उन्होंने हमें कभी खाली नहीं बैठने दिया और हम लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे। चाहे वो छोटा दायित्व हो, बड़ा दायित्व हो, उसको हमने बड़ी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ पूर्ण किया। आपके पिताजी तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के हाँ, तो उस समय तो कांग्रेसी थी। आपके हस्बैंड कट्टर भाजपाई। जी जी नहीं, मेरे ससुर आरएसएस से थे, वो संघ से थे, संघ की शाखाओं में जाते थे। मेरे पतिदेव तो पंजाब नेशनल बैंक में थे और सीनियर मैनेजर थे और बाद में डायरेक्टर भी हुए वो बैंक के। तो उनका बड़ा सहयोग और योगदान रहा मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। पूरे परिवार का योगदान रहा, क्योंकि आरएसएस पूरे परिवार का योगदान। और आप तो जानते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए तो बड़ी मुश्किल से ही, और वो भी 1990 का दशक जी। लेकिन मेरे ससुर जी बड़े बोल्ड थे जी। जब हमने उनसे कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ की कि ठीक है बेटा, जाओ चुनाव लड़ो। तो ये अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने एकदम बहू होने के नाते भी, बहुत लोग तो बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने बहू को आगे बढ़ाया। 1990 से आपने करियर कहाँ से शुरू किया, आपने राजनीतिक करियर? मैंने तो भाजपा से शुरू किया। मैं भाजपा की कार्यकर्ता रही, भाजपा के लिए कार्य करती रही। और जब 95 में महिला की रिजर्व सीट हुई, महिला मेयर की आगरा की, तो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मात्र 5 साल के अंदर आपने एक इतिहास रच दिया। 90 से राजनीतिक करियर शुरू किया, 95 में आप महापौर बन गई। 1995 से 2000 तक महापौर रही। 2000 तक में आगरा की पहली महिला महापौर, कितना सुखद अनुभव था ये? नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही सुखद था जी। एक महिला, वो भी आगरा की प्रथम नागरिक बनी जी। एक अपने आप में गौरवान्वित होने का विषय था किसी महिला के लिए, और वो भी अगर कोई एससी की महिला बनी तो ये और बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी जी। तो उसको उस समय हमें पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने का मौका भी मिला जी। जो भी ताजमहल देखने आता था उसे महापौरी रिसीव करती थी जी। तो वो भी हमने कार्य किया। तो महिलाओं के लिए हम एक तरह से प्रेरणा बन गए। फिर और अन्य महिलाओं को भी लगता था कि जब बेबी रानी मेयर बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं, ये बड़ी बात है। हम भी राजनीति में आ सकते हैं, हम भी राजनीति देश के लिए कार्य कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। अनेक बहनें, अनेक बेटियां राजनीति में आई। और एक सरप्राइजली मैं बता रही हूँ, उस समय जी हमारे नाम से जो कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ ऐसे भी लिखवाया गया, अच्छा, कि आगरा की मेयर के ऊपर आप ऐसे लिखिए। ये बड़ी बात है। और ये मुझे बताया वहाँ की टीचर ने कि आपके ऊपर हम बच्चियों से ऐसे लिखवा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है और बच्चियों को प्रेरणा देने वाली बात। ये आपने ठीक कहा कि महिला उस दौर में जब कोई महिला सोच नहीं सकती थी, आपने आगे बढ़ करके सारा काम किया और आप उनकी सबकी प्रेरणा बनी कि लोग और भी आगे आ सकते थे। उसके बाद भी आपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। आपने विधायक का चुनाव लड़ा पहली बार, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली जी। उसमें ऐसा हुआ कि हम चुनाव लड़े और हमारे अगेंस्ट मतलब भाजपा के अगेंस्ट 2007 में सारी पार्टियां एक हो गई और सब ने मिलके ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, और उन सब ने मिलके कुल 4000 वोट से मुझे चुनाव हरा दिया, सबने मिलके जी।
उससे पहले लेकिन मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही। हाँ, अटल जी के समय 2002 से 2005 तक। जी जी। तब मुझे महिलाओं की सेवा करने का बहुत मौका मिला, उन्हें अधिकार दिलाने का, उन्हें सामाजिक उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, जी। उनको राजनीति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें कानूनी जागरूकता के विषय में कैसे जानकारी देनी चाहिए। तो अनेक विषयों पर उस समय मैंने काम किया जी। और वो 3 साल मेरे लिए आज भी जी। इतिहास के पन्ने बन गए हैं कि मैं पूरे देश की महिलाओं के साथ और खासकर दलित महिलाओं के साथ उस समय मैं जुड़ी जी। और उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। दक्षिण में एक जगह मैं गई थी, वहाँ ऐसी महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता जी। था। वो मंदिर हमने खुलवाया और ऐसी महिलाओं को वहाँ प्रवेश दिलाया, दर्शन के लिए वो गई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी उस आज भी समय। महिलाएं संघर्ष कर रही हैं मंदिर जाने के लिए, जी, दक्षिण में भी। लेकिन तो उस समय हमने ये किया है। बड़ी बड़ी उपलब्धि। आपको 2007 का चुनाव आप हार गए, क्या बसपा की लहर की वजह से हारे या कि सबके उनके नहीं, बसपा की लहर थी। बसपा की लहर? बसपा की लहर के पहली कारण बार बसपा की बहुमत की सरकार बनी। 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार उसकी बनी थी जी जी और सारी पार्टियां भी एक हो गई थी, जी जी। कैसे भी कि बीजेपी को रोको। हम्म। उस समय उनको ये लगता था। तो वो दोनों ही कारण रहे जिसके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन आप कभी रुकते नहीं थे, कभी थकते नहीं थे, जो मैंने देखा कि अगर आपको पार्टी का कोई काम नहीं है तो आप संगठन के तौर पर भी आपने बहुत काम किया। संगठन के तौर पे मैंने ज्यादा काम किया जी है। जी संगठन में मुझे जो जो जिम्मेदारी दी, चाहे मैं प्रदेश मंत्री बनी, जी। चाहे मैं जिलों की प्रभारी रही, चाहे जब हमने नहीं, उसके पहले में अगर आप करें व्यक्तिगत संगठन जो आपने महिलाओं के लिए और पुष्टाहार के एक लिए, नहीं बच्चों के वो लिए भी। नवचेतना जागृति एक जी संस्था हमने बनाई थी। उसमें मैं सामूहिक विवाह करती थी गरीब बच्चियों का। मैं बच्चों को स्कूल के लिए किताबें देती थी, जी उनकी यूनिफॉर्म की व्यवस्था करती थी, बेटियों को जो जरूरत है वो करती थी। इसके अलावा अगर किसी महिला को पीड़ित है तो उसके लिए थाने चौकी भी फोन करती थी मैं। जी तो महिलाओं को न्याय दिलाने का काम मैं लगभग पिछले 30 साल से जी। करती चली आ रही हूँ। बड़ी बात। आपको 2018 में उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, वहां भी आपने इतिहास रचा। आप दूसरी ऐसी महिला थी जो उत्तराखंड की राज्यपाल बनी। जी मार्gaरेट तलवा उससे पहले जी राज्यपाल बनी जी। थी। लेकिन सवाल ये है, जिस समय आपको राज्यपाल बनाने की घोषणा की गई आप अमेरिका में थी, क्या इसी कारण से लेट हुआ, आप 2 महीने बाद आपने ज्वाइन किया या कोई और कारण नहीं थे? नहीं नहीं, जी वो कुछ संजोग ऐसा था कि जिस दिन मुझे इंडिया वापस आना था उसी दिन मेरी घोषणा हुई। जी और मैं जब चली तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो दिन और रात के फर्क के कारण मैं उनसे बात नहीं कर पाई। लेकिन एक मैसेज आया प्रधानमंत्री कार्यालय से जी कि जब आप फ्री हो तो बात कर लीजिएगा। तो मेरी जब वहाँ बात हुई तो कहे आप इंडिया आ जाओ वापस और आपको प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। संयोग ऐसा था कि मेरा उसी दिन का टिकट था जिस दिन मेरी घोषणा हुई और मैंने लगभग 4-5 दिन बाद मैंने नहीं, शपथ। जुलाई में आपको ज्वाइन करना था, आपने 21 अगस्त नहीं को नहीं ज्वाइन नहीं, किया शायद। मैं अगस्त में ही लौटी थी। जी मैं शायद 15 या 16 अगस्त के मेरी टिकट थी वापसी की जी और 21 अगस्त को मैंने शपथ ली। जी। वही 5-6 दिन का अंतर था, ज्यादा 2 महीने का नहीं। शानदार पीरियड रहा आपका उत्तराखंड में, आपने वहाँ भी धमाल किया, बड़े काम किए। हालांकि वो सोशल करने की और समाज सेवा करने की शुरू से एक मेरी आदत थी। तो मुझे लगा कि राज्यपाल के पास समाज सेवा का कार्य ज्यादा होता है। वो जो कानून बनते हैं वो तो सब है ही कार्य, संवैधानिक कार्य तो है ही, लेकिन उसके साथ हमें कुछ और कार्य भी करना चाहिए। इस मामले में मैं लकी रहा, मुझे भी राजभवन आने का मौका दिया था आपने, लेकिन जी मैं पहुंच नहीं पाया। खैर, लेकिन आप वहाँ भी आपने अलग से काम किया और उस आपके कुछ कामों से उत्तराखंड की सरकार कुछ असहज सी हो गई। वो तो ऐसा नहीं था, सहज तो नहीं थी, जी लेकिन मैंने जो भी कार्य किए सही कार्य किए, जी। संवैधानिक तौर पर नियम के अनुसार जो होनी चाहिए वो किए। नहीं, सही कार्य करने में काफी दिक्कतें आती ना, लोग असहज हो जाते हैं। चलिए, आपने समय से पहले इस्तीफा दे दिया, आपका 5 साल का टेन्योर था, आपने 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया, 1.5 आपने साल रामनाथ पहले, कोविंद जी को इस्तीफा सौंप दिया। 1.5 साल पहले, 1.5 साल क्यों पहले। सौंप दिया? वो मुझे असल में उत्तर प्रदेश आना था जी और जो हमारा दलित समाज है जो बिखरा हुआ था उसको कैसे जोड़ा जाए, उसको कैसे एकत्रित किया जाए, उनके कैसे न्याय की बात की जाए, उनके अधिकारों की बात की जाए।
तो मुझे लगा कि मैंने अब राज्यपाल का जो सुख है वो भोग लिया, अब मुझे उन गरीबों की, दलितों की, उन महिलाओं की सेवा करने उत्तर प्रदेश ही जाना चाहिए, तो मैं वापस लौट आई। और फिर आपको एक सरप्राइज मिला, आप वहां से उठ के सीधे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी राष्ट्रीय ने उपाध्यक्ष दायित्व दिया मुझे। भारतीय जनता पार्टी की। हम्म, कितनी बड़ी उपलब्धि थी बहुत आपके लिए? बड़ी उपलब्धि थी। जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना भी बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। है। मैं कहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जितना आभार व्यक्त करूं, क्योंकि मेरे अपेक्षा से ज्यादा मुझे पार्टी ने हमेशा दिया। जी जो मैं अपेक्षा नहीं करती थी, जब मुझे पार्टी ने जब जब दिया, और आज भी मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ, तो ये भी पार्टी की उपलब्धि है एक बड़ी। और एक दलित महिला को इतने आगे तक ले जाना, जी ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, अन्य पार्टियां नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कहती हूँ आपसे। नहीं, आपको दलितों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का दायित्व सौंपा गया, आपने उसको बाखूबी निभाया। जी आपने जो उस समय इन्वेस्ट किया था, क्या लग रहा है उसका फल अब मिल रहा है? क्यों? बिल्कुल, मैंने जितना कार्य पार्टी के लिए किया, जी मैंने पहले ही शब्द आपको प्रयोग किए कि मैंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी के लिए कार्य किया, जी और समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इसलिए नहीं जुड़े कि वो केवल वोट देगी। जी भारतीय जनता पार्टी एक आस्था वाली पार्टी, धार्मिक पार्टी, आध्यात्मिक पार्टी, महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी। तो हमें ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहिए जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, जहाँ दलितों का सम्मान हो, दलित महिला का सम्मान हो। इसलिए मैंने दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया। रामनाथ कोविंद जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, यहीं भारतीय जनता पार्टी में हम लोग के साथ टहला करते थे, आप भी जी वहाँ रहती थी। और दोनों लोग वो राष्ट्रपति बने, आप राज्यपाल बनी, वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। आपने भी उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। जी कैसा रहा उनके साथ अनुभव? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, बहुत जी व्यवहारिक व्यक्ति हैं, और महिलाओं को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। जब वो राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष थे हमारे, तब मैं उनकी कोषाध्यक्ष थी। उन्होंने भी मुझे ये सम्मान दिया, और वो अभी भी बहुत अच्छे हैं, कभी भी मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं, हम्म, बहुत ही स्नेह देते हैं, और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं तो ये कहूँगी। जी। चलिए, अब जी उसके बाद आपका सफर यूं ही चलता रहा और फिर चुनाव लड़ी, पहली बार, दूसरी बार चुनाव लड़ी और आप विधायक बन गई। और विधायक पहली बार विधायक जीतने पर ही पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री, वो भी जी इतने बड़े बड़े विभाग। ये तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें ठीक लगी वो उन्होंने मुझे दी। क्या लगा, 30 साल की मेहनत थी जी आपकी वो जो। 30 साल की मेहनत भी कहिए, और महिलाओं के लिए, महिला कल्याण के लिए तो महिला ही होनी चाहिए, जी तो शायद इसलिए मुझे महिला कल्याण मंत्री बना दिया। और बिल्कुल, बच्चों की आपने भी देख रेख इतने। के लिए बाल पुष्टाहार, जी बाल विकास, उनकी भी मिनिस्टर हूँ मैं, 2 विभाग में अभी देख रही हूँ, जी और हमारे दोनों विभाग बहुत अच्छे चल रहे हैं। जनरली देखा जाता है, जो लोग राज्यपाल बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, वो वापस राजनीति में नहीं आते हैं, जनरल राज्य। लेकिन आपने ये भ्रम भी तोड़ दिया। ये तो मैं कहूंगी पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी उसे बखूबी निभाऊंगी। अच्छा, आपने इतने राजनीतिक कैरियर में इतने पद संभाले, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण पद आपको कौन सा लगा और क्यों अच्छा लगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पद तो जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य बनी, जी जिसमें पूरे देश की महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और आपके जी 4 साल पूरे हो गए हैं। मेरे 4 साल में जी मेरे विभाग ने जो मेरी उपलब्धियां हैं, मैं जरूर उन्हें बताऊंगी। जी हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की है, हम्म, हम सहायिकाओं की भी भर्ती कर रहे हैं, जी हम 8 केंद्र सरकार के वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रहे हैं, जी 7 अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से बना रहे हैं। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी वो योजना कितनी परवान चढ़ पाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी के बेटी के जन्म से लेके और उसके पढ़ाई तक, चाहे वो ग्रेजुएशन करे, उससे आगे की पढ़ाई करे, हम उसके खाते में उसके जन्म के समय 5,000 रुपए डालते हैं, जी फिर 3,000 रुपए जब वो स्कूल जाती है तब डालते हैं, जब वो 6 में आती है तब 5,000 रुपए डालते हैं, जी फिर वो 9th 10th करती है फिर डालती हैं। इसी तरह
जब वह ग्रेजुएशन करती है तब फिर 5,000। तो ये पहले योजना 15,000 की थी, ये 25,000 की हमने बढ़ा के इसीलिए की है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। एक जो अभी कोविड आया था, कोविड में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए जी या कुछ महिलाएं विधवा हो गई, उनके लिए आपने एक योजना चलाई थी, क्या थी योजना क्या? जी मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना है। जी जो कोविड में हमारे बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता चले गए, उन्हें हम आज उनके खाते में सीधा 4,000 रुपए महीने डालते हैं, जिससे वो बच्चे में यह सुरक्षा नहीं आए कि मेरा कोई नहीं। उसके साथ सरकार खड़ी है, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। और इसी तरह जो हमारे दलित समाज के भी बच्चे हैं, उनके खाते में भी, अगर वो भी अनाथ हुए हैं, उनके भी माता पिता कोविड में चले गए, उनके खाते में भी हम 4,000 रुपए डाल रहे हैं। और जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके खाते में 2,500 रुपया हम डाल रहे हैं आज भी। और जो महिलाओं की बात करिए, आज लगभग हम 40 लाख महिलाओं को, निराश्रित बहनों को 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। जी, ऐसी महिलाएं जो हिंसा का शिकार हुई हो, जी उनके लिए वन वो स्टॉप रानी योजना। हाँ जी, वन स्टॉप सेंटर के वन स्टॉप वन सेंटर स्टॉप सेंटर जी तो एक अलग है, और जो हिंसा की शिकार हमारी बहनें होती हैं वो अलग योजना है। जी वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है, उनके कोष में पैसा जाता है। जी पहले मैं वन स्टॉप सेंटर की बात करूं तो जो महिला घर से, उसको बेचारी को मार पीट के निकाल दिया जाता है, या वो किसी कारण से पीड़ित है, तो वो 5 दिन तक हमारे वन स्टॉप सेंटर पर रह सकती है। जी और उन 5 दिनों में उसे डॉक्टर की सुविधा भी मिलेगी, उसे वकील की सुविधा भी मिलेगी, उसकी काउंसलिंग भी होगी। वो घर वापस जाना चाहती है तो उसे घर भी वापस भेजा जाएगा। उसे एक छोटी सी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वो अपने आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो ये वन स्टॉप सेंटर पे इस तरह की योजना चलती है, वो 5 दिन तक लेकिन रह ये सकती है। आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कम है, क्योंकि हमने जो लोगों नहीं, से वन बात स्टॉप किया। सेंटर हमारे अच्छे चल रहे हैं। जी रानी लक्ष्मीबाई जो सुरक्षा योजना है, जी उसमें जिन महिला, जो नहीं कहना चाहिए मुझे, किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ अनहोनी हो जाती है जी और उसकी कोई नहीं देखभाल कर पा रहा है, जी तो उसे 1 लाख से 10 लाख तक की उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। 1,82,000 हैं पूरे प्रदेश में, आपने नियुक्त किया है। 20 काम करती हैं तरह तरह के, लेकिन पैसा मिलता है 5,500 रुपए। नहीं नहीं, और 8,000 मिलता है। लंबे समय 8,000 8,000 मिलता है। वो 5.5 नहीं नहीं, 5,500 वो, और बाकी उसके मानदेय, अलावा जो भी, हाँ केंद्र का उसको मानदेय मिलता है, हाँ, उत्तर प्रदेश का तो मानदेय मिलता है, 8,000 मिलती है। टोटल 8,000 जी मिलता जी है। लेकिन हाँ। बेसिक 5,500। अभी हम उन्हें मोबाइल फोन भी बांटने जा रहे हैं, वो भी जी सैमसंग की जी जी बढ़िया कंपनी नहीं, की ये अच्छी बात मोबाइल। है। लेकिन वो लोग आंदोलनरत हैं, वो आंदोलन कर रही हैं कि उनको भी सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाए, उनका मानदेय बढ़ा करके 24,000 किया जाए, उन्हें भी सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो बहुत काम करती हैं। आगे क्या योजना है आपकी उनके लिए? नहीं, उनके लिए विचार चल रहा है, जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भी बात की है, और मुख्यमंत्री जी उस पर मंथन विचार कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ मानदेय बढ़े उनका। हम बात कर लेते हैं बाल विकास की। आपने पोषण के लिए बहुत सारा काम किया, जी लेकिन 30 साल से आप लगातार, क्या आपको लगता है कि पोषण पर आप जो कुपोषित है उन पर आप कुछ नियंत्रण कर पाई हैं या अभी जी भी? बिल्कुल कर पाए हम जी नियंत्रण। जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं, वो उनको हमने बहुत पोषित किया है। हमारे एनआरसी हॉस्पिटल में एक 15 बेड का अलग से हमारे लिए रूम रहता है, हमारे उन बच्चों के लिए, और उनकी लगातार देखभाल होती है, और 6 महीने तक मॉनिटरिंग होती है। तो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है अब। मैं समझती हूँ अब, पहले 14% थी, अब 5% पे आ नहीं, गई। लेकिन प्रदेश तो अभी भी आंकड़ों में सबसे नंबर 1 दिखा रहा है नहीं नहीं कुपोषण नहीं में। नहीं, कुपोषण में नहीं नहीं, चित्रकूट। नंबर 1 नहीं नहीं जी नहीं, मैं आपकी बात से बहन जी, सहमत नहीं हूँ। कुपोषण में मैं आपको अपने आंकड़े दे दूंगी जी विभाग जी के, उसमें हम काफी नीचे आ गए हैं हम। जी जो पहले 14% था, 5 या 6% पर है। हमारे पास जो आंकड़े हैं और बहन वो जी, मालूम नहीं आपके जी पास कौन से, मैं अपने विभाग के आंकड़े आपको अच्छा, दूंगी। चित्रकूट देश का तीसरा सबसे बड़ा कुपोषित प्रदेश है, ये मानेंगे आप? देखिए, हम लगातार इन सब जो हमारे 8 60% आठ कुपोषित बच्चे हैं। आकांक्षात्मक जिले हैं, उनमें जी चित्रकूट भी आता है। इनमें हम लगातार बच्चों को पोषित करने का कार्य कर रहे हैं, और हम बड़े बड़े एनजीओ के माध्यम से
उनकी भी हेल्प ले रहे हैं और इन बच्चों को पोषित करने का कार्य कर रहे हैं। टोटल देश की अगर हम बात करें तो 63 जिले ऐसे हैं जहां बच्चे बौने पैदा हो रहे हैं। नाटापन। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो देश के आधे से ज्यादा जिले देश यूपी से में आधे हैं। से ज्यादा तो नहीं है। 34 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, उनके लिए हमने अभी नई रेसिपी बनाई है। जी हमारा जो 1 अप्रैल से उन्हें जो भोजन दिया जाएगा जी उसमें उनकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा मतलब फैट कितना हो, जी तो हम उनको रोज का उनका मेनू बनाया है हमने। उन्हें एक दिन हम मूंगफली और उसकी बर्फी बना के देंगे, एक दिन बेसन का हलवा मिलेगा, एक दिन मूंग दाल की खिचड़ी मिलेगी, एक दिन फल मिलेंगे। तो हमारा प्रयास ये होगा कि जो बच्चों में नाटापन आ रहा है या कुपोषित है उनको पोषित दिशा में आगे बढ़ाया जाए। 2007 की सरकार भी हमने देखी, बहन जी आई, उन्होंने कहा कि स्कूलों में शीशे लगेंगे, तेल कंघा लगेगा, तेल मालिश होगी, उनको खाना सबका भी तो मुझे खिलाएंगे। पता नहीं, लेकिन आज हमारी स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में आप दूध जाके देखो, दूध हमने कुपोषण खत्म करने के लिए उनका दूध तेल मिलेगा। गंगा अखिलेश जी ने जी कहा अंडे मिलेंगे। आपने भी इतना काम किया, लेकिन कुपोषण जाता क्यों नहीं, नहीं सवाल ये नहीं, है। कम तो हो रहा है। जी अब तो इस बात को मानिए, पोषण कुपोषण है वो बहुत कम हो रहा चलिए। है जी और हम लगातार बच्चों के लिए प्रयासरत हैं और चिंता भी कर रहे हैं उनकी जी कि उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन हम दें। और आज आप हमारे स्मार्ट जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आप जाके जरूर देखिए। जी मैं आपसे कह रही हूँ, आज हमने उनके लिए स्मार्ट टीवी लगाए हैं जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी जो एक्टिविटी होती है उन्हें सीखे। क्योंकि आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया है। बाल श्रम भी एक क्रस है अपने पर, एक कलंक है अपने एक यहाँ। कुप्रथा है ये भी। जी मैं ये कहूंगी कि 18 साल से नीचे किसी बच्चे से बाल श्रम नहीं कराना चाहिए। जी जी उसको शिक्षा का अधिकार है तो शिक्षा, वो शिक्षित बने, हम्म, वो पोषित होके हुष्ट पुष्ट बने, जी वो अपने माता पिता का भी भविष्य संभाले और साथ में देश का और प्रदेश का भी भविष्य संभाले। मैं श्रम, जो बाल श्रम है, जी। उसके बिल्कुल खिलाफ। हम 4 राज्यों की अगर हम बात करें, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, यही 4 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे नहीं नहीं, बाल श्रम यूपी के में तो हैं। मैं कहूंगी अब नहीं है उतना। अगर 20% है। कहीं होगा भी, अगर पता 20% है। चल जाए जी तो उनको वहां से बच्चों को लिया जाता है और जो उनसे कार्य कराता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। टोटल देश की अगर हम बात करें वैसे तो 1 करोड़ बाल श्रमिक हैं, उसमें से 20 लाख बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश में है। प्रयास आपको कर रही है लगता है कि ये सरकार। बच्चों के साथ अन्याय है बहुत? नहीं तो बच्चों के जिनके हाथ साथ में किताब अन्याय, होनी चाहिए। सरकार तो उनसे उबारने का काम कर रही है। जी ये माता पिता का भी दायित्व है कि उन्हें बाल श्रम में क्यों डालते हैं। जी उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मेरे से ज्यादा बुरी परिस्थितियों में तो कोई नहीं पढ़ा लिखा होगा, बिल्कुल, ये बात ठीक तो है। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी 2027 का चुनाव 1 साल बाद ही है, 9 साल 4 नो साल पूरे हो चुके हैं। क्या लगता है कि आपकी पार्टी कह रही है कि 2017 रिपीट करेंगे, 325 से ज्यादा सीट आएंगे, आपको लगता है ये संभव है? क्यों 10 नहीं साल की संभव है? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, के बाद। क्यों नहीं संभव है? कोई इनकम्पेटेंसी है वो नहीं है। हमने इतने काम किए हैं। जी हमने भगवान राम का मंदिर बना दिया, इतने हाईवेज बना दिए, इतने बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, इतना महिलाओं के लिए कार्य किया है। इतन अब सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में एकदम बनने को तैयार खड़ा है। मुझे लगता है मार्च के आखिर में शायद उसका उद्घाटन भी हो जाए। जी तो इतने विकास कार्य, इतने विदेश के लोग यहाँ पूंजी निवेश करने आ रहे हैं जिससे हमारे लाखों युवाओं को कार्य मिलेगा। हम्म। हमारे पास ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2027 में हम अच्छे बहुमत की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव पीडीए लेकर के आए हैं, जिसके कारण उनको 2024 में अच्छी खासी सफलता भी मिली, 37 सांसद उनके चुन के। कैसे काट करेंगे आप उनके पीडीए का? उनके देखिए, हम तो उनकी काट के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम जो कर रहे हैं, जी हम जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, हम किसानों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे। 11-12% वोट है जाटव का, जिसके लिए आपने भी बहुत मशक्कत की और उसको पार्टी से जोड़ा। तमाम सारे लोग बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में है, उनका वोट भी काफ़ी मिला 2014 से लेकर अब तक। लेकिन अब अखिलेश भी उसके लिए लगे हुए हैं, कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी उनके लिए लगे हुए हैं।
लखनऊ में भी उन्होंने काम किया और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती फिर से अपने आप को एकजुट करने की वो वोट बैंक भी हमारे पास में आए। नहीं, मायावती जी के तो साथ था, लेकिन मैं अखिलेश जी से और कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा राज किया इस देश पर भी और उत्तर प्रदेश में भी। इन्हें बाबा अंबेडकर की कभी क्यों नहीं याद आई? दलितों की क्यों नहीं याद आई? क्या इन्होंने कोई दलित वो गवर्नर बनाया क्या? क्या भारत रत्न इन्होंने बाबा साहब को दिया क्या? और जो पंच तीर्थ के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब जहाँ पढ़े, जहाँ जन्म लिया, जहाँ दीक्षा ली, जहाँ उन्होंने प्राण त्यागे, जहाँ उनकी तपोभूमि थी, इन सबको पंच तीर्थ का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भारत रत्न भी उन्हें तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, जो काम हम लोग को उस समय करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, अब आएंगे तो करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे। क्या ना, बोलना तो सीख लो पहले। आप देश हित में कोई कार्य नहीं कर रहे, मेरा तो उनसे यही कहना है, पहले देश हित में कार्य शुरू करिए, तब इन दलितों की सोचिए आप। वो मान्यवर कांशीराम जी को कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब क्यों याद आई है उन्हें कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? तुमने बाबा भीमराव अंबेडकर को तो भारत रत्न नहीं दिया, कांशीराम को दे दोगे। ये केवल उनकी एक सोची समझी चाल है कि दलित समाज उनसे जुड़े, लेकिन अब दलित समाज भी बहुत होशियार हो गया है, समझदार हो गया है, कोई कांग्रेस में नहीं जाने वाला है। हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं। 2009 उनका स्वर्णिम युग था, बहुमत की सरकार थी, 40 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला करके, लेकिन उसके बाद 2014 में कहा जाता है कि हाथी ने अंडा दिया, 2024 में भी करीब करीब हालत रही। अब आगे क्या उनका भविष्य देखते हैं? 2027 में वो कह रही हैं कि वो फिर से अपना सब वापस लेंगे और आगे बढ़ करके चुनाव वो प्रयास कर रही हैं, अपने करें, अब देखिए कितनी सफलता मिलती है उन्हें। चलिए, अब हमारे पास भी समय समाप्त हो चुका है जी। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से महिलाओं को और बच्चों को और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? सभी बहनों से मेरा ये आग्रह होगा कि वो अपने परिवार के लिए सहयोगी बने, उनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी उनके अंदर गुण है, विधा है, उसको वो जरूर बाहर लाएं और अपने परिवार के, अपने पति से या अपने भाई से या अपने पिता के कंधे से कंधा मिला के चलें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं और आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगी, तभी वो ये कार्य कर पाएंगी। चाहे वो पढ़ी लिखी बहन तो हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो कम पढ़ी बहन है उसे भी अपने अंदर ये ग्लानि नहीं लानी चाहिए कि मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। वो हो सकता है पढ़ी लिखी महिला से ज्यादा कार्य कर जाए। उसे अपने टैलेंट को, अपना जो उसके अंदर हुनर है, उसको वो जरूर 2 घंटे का समय निकाले और उस पर कार्य करे और आगे बढ़े। यही मेरी उनके लिए। और आप उनकी प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। नहीं, हम तो प्रेरणा स्रोत नहीं, हम उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि उन्हें भी अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये है बेबी रानी मौर्य जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, महिला कल्याण है, बाल विकास एवं पुष्टाहार की, राज्यपाल भी रही हैं, पहली महापौर रही हैं आगरा की, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं और उनकी यही गुजारिश है कि महिलाएं आगे बढ़ें और अपने हक की लड़ाई लड़ें और अपना ख्याल रखें, अपने आगे बढ़ाएं, तरक्की करें, आर्थिक तरक्की करें, साथ ही साथ में परिवार की भी तरक्की करें। आप हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।